बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक बच्चों, इसको आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह आपको ये फ़ौरन याद हो जाएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमें कहता है कि जितने भी ऑर्गन होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ये जो काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ये सारे इकट्ठे कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इसका मतलब है कि तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो होती हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। कहता है इनका जो हर फंक्शन होता है वो बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक हो रहा होता है, यानी जिस चीज़ की बॉडी को ज़रूरत होती है वो फंक्शन भी उसी के मुताबिक रेगुलेट होता रहता है। आगे में कहता है कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। एग्जाम के लिहाज से बहुत ही अक्सर ये फर्क पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसलिए आप बच्चों ने इसे ज़रूर गौर से देखना है। हमें कहता है नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है, कहते हैं ये नर्वस सिस्टम इसे परफॉर्म करता है, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करते हैं। ये किस चीज़ के जरिए की जाती है? इट इज़ डन बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए परफॉर्म की जाती है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ये एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम होता है जो तमाम फंक्शन अपने हार्मोन्स के जरिए अदा कर रहा होता है। इसी तरह हमें आगे कहता है जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, यहाँ पर बेटा कहता है नर्वस कोऑर्डिनेशन डन बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो किस चीज़ के जरिए होती है? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए होती है। आगे में यहाँ पर कहता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बुनियादी एलिमेंट्स कौन से होते हैं? नर्वस सिस्टम के बुनियादी हिस्से कौन से होते हैं? हमारे पास नर्वस सिस्टम के बुनियादी हिस्से तीन होते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास होते हैं रिसेप्टर, दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और तीसरे नंबर पर हमारे पास होते हैं इफेक्टर। चले हम अपना पहला एलिमेंट देखते हैं। रिसेप्टर जो है नर्वस सिस्टम का पहला कंपोनेंट। कहता है रिसेप्टर जो होते हैं डिटेक्ट स्टिम्युलाई, ये किसी भी स्टिम्युलाई को महसूस करते हैं भाई। अब स्टिम्युलाई क्या होती है? स्टिम्युलाई जो होती है ये कोई भी चेंज हो सकती है, एनी चेंज, कोई भी चेंज। वो हमारे जिस्म के अंदर भी तब्दीली हो सकती है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बैरूनी माहौल में भी तब्दीली हो सकती है। ये जो तब्दीली होती है चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इस तब्दीली को हम नाम देते हैं स्टिम्युलाई का। कहता है रिसेप्टर का ये काम होता है कि ये स्टिम्युलाई को महसूस करते हैं। आगे कहता है एक्ट एज ट्रांसड्यूसर, बहुत अहम भाई। कहता है रिसेप्टर जो है ये ट्रांसड्यूसर का काम करते हैं। अब बच्चों ये ट्रांसड्यूसर क्या चीज़ होती है? कहता है ट्रांसड्यूसर एक ऐसा सिस्टम है जो एनर्जी की एक किस्म को दूसरी किस्म में जो तब्दील करता है उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? ट्रांसड्यूसर का नाम देते हैं। यानी ये जो स्टिम्युलाई होती है, जो तब्दीली होती है, रिसेप्टर इस तब्दीली को किस चीज़ में तब्दील करते हैं? रिसेप्टर पहले इस तब्दीली को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करते हैं बच्चों। आगे कहता है फिर रिसेप्टर क्या करते हैं ट्रांसड्यूसर का काम करके? कहता है रिसीव स्टिम्युलाई। अब ये जो तब्दीली होती है इसे ये महसूस करते हैं, महसूस करके क्या करते हैं? जनरेट नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स एक मैसेज पैदा करते हैं और ये आगे उस नर्व इंपल्स को किसकी तरफ बच्चों भेज देते हैं? ये उसे आगे भेज देते हैं सेंसरी न्यूरॉन की तरफ। और जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये आगे मैसेज किसको भेज देता है? ये आगे भेज देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज देता है। आगे मैं कहता है यहाँ पर अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या चीज़ होता है? कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये कोई भी एक कंट्रोल सेंटर होता है जो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम से मुराद, कंट्रोल सिस्टम से मुराद हमारा ब्रेन है। ब्रेन होता है यहाँ पर जो तमाम एक्टिविटीज़ को जो होता है कंट्रोल कर रहा होता है। आगे कहता है इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक ब्रेन होता है और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन जो होता है ये कॉन्शियस एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी जो शऊरी काम होते हैं उनको ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। और जो फौरी इमीडिएट रिस्पॉन्सेज होते हैं, इमीडिएट एक्शन होते हैं, उसे हमारा ब्रेन बच्चों नहीं परफॉर्म करता, बल्कि कौन परफॉर्म कर रहा होता है? स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म कर रहा होता है। आगे कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स पर क्या होता है बच्चों? मुश्तमिल होता है। इसी तरह आगे में कहता है हमारा जो यहाँ पर भाई कंट्रोल सेंटर होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या करता है? रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से ये इंपल्सेस मैसेज को वसूल करता है और उन्हें आगे किसकी तरफ भेज देता है? उन्हें आगे भेज देता है इफेक्टर की तरफ। अब इफेक्टर जो होते हैं ये इस मैसेज को कहाँ भेज देते हैं? मोटर न्यूरॉन की तरफ भेज देते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास, वो तीसरा कंपोनेंट कौन सा होता है? तीसरा कंपोनेंट हमारे पास होता है इफेक्टर। अब इफेक्टर क्या करते हैं? कहते हैं इफेक्टर जो है ये रिस्पांस पैदा करते हैं, रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। ये किस चीज़ के जरिए रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं? ये रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ के जरिए? एक मसल्स के जरिए प्रोड्यूस करते हैं
और दूसरा जो है ये ग्लैंड्स के जरिए प्रोड्यूस करते हैं। अब मसल के जरिए किस तरह प्रोड्यूस करते हैं? फॉर एग्जांपल जो हरकत होनी है, कोई भी जो मूवमेंट होती है बच्चों, वो किस चीज़ के जरिए होती है? वो मसल के जरिए होती है। और ग्लैंड ग्लैंड कहता है ये हार्मोन खारिज करते हैं, जिस तरह पेनक्रियाज जो ग्लैंड्स हैं ये किस चीज़ को खारिज करते हैं? ये इंसुलिन और ग्लूकागोन को खारिज करते हैं। कहता है जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो कौन सी चीज़ बच्चों खारिज होती है? ग्लूकागोन हार्मोन खारिज होता है पेनक्रियास से और वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाकर नॉर्मल कर देता है। इसी तरह जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जो मिकदार होती है जब वो ज़्यादा हो जाती है, जिस तरह शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, तब जो पेनक्रियाज होते हैं वो एक हार्मोन खारिज करते हैं जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है उस ग्लूकोज लेवल को कम करके नॉर्मल कर देते हैं। इस तरह जो इफेक्टर होते हैं मसल और ग्लैंड के जरिए अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। आगे में कहता है कंट्रैक्टिंग, जो मसल्स होते हैं ये कंट्रैक्शन के जरिए सुकड़ कर रिस्पांस पैदा करते हैं और जो ग्लैंड्स हैं सेक्रेशन का मतलब ये हार्मोन सेक्रेट करके हार्मोन खारिज करके बच्चों क्या करते हैं? ये अपना रिस्पांस पैदा करते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत अहम पाथ ऑफ मैसेज, मैसेज का पाथवे कौन सा होता है? मैसेज का रास्ता क्या होता है जो ये गुजरता है? कहता है हमारे पास पहले नंबर पर जो मैसेज हासिल होता है वो रिसेप्टर वसूल करते हैं। किसी भी तब्दीली को कौन महसूस करता है बच्चों? वो रिसेप्टर महसूस करते हैं। रिसेप्टर उसे आगे किसके पास भेज देते हैं? सेंसरी न्यूरॉन के पास भेज देते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं उसे किसके पास भेज देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेज देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास एक्चुअली इंटर न्यूरॉन होते हैं। इंटर न्यूरॉन इस मैसेज को आगे मोटर न्यूरॉन की तरफ भेज देते हैं और फिर मोटर न्यूरॉन से आगे मैसेज किसकी तरफ जाता है? आगे मैसेज इफेक्टर्स की तरफ जाता है। यह था हमारा आज का सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक। अगर आप बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह फर्स्ट ईयर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं और एमडी कैट की भी साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ये नोट्स स्पेशल आपके लिए बने हैं, क्योंकि ये जितने भी नोट्स हैं ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक 100% ये बुक की टेक्स्ट बुक की ही वर्डिंग होती है। इन्हीं नोट्स को आप अपने नोट्स बनाकर जो है आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।